नेक्स्ट डेफिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस रिया, है ना। मेंस रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड, मेंस रिया मतलब होता है बैड इंटेंशन, ठीक है। बेसिकली क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा प्रिजम्पशन होता है मेंस रिया। बेसिकली क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा प्रिजम्पशन होता है मेंस रिया। क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि बोले कोई भी एक्ट अपने आप में ऑफेंस नहीं होता है, कोई भी एक्ट अपने आप में ऑफेंस नहीं होता है जब तक कि वो इंटेंशनली न किया जाए, है ना। तो देखें यहां ये बोला है एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी अनलेस डन विथ गिल्टी इंटेंट, है ना। गिल्टी इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। सो देयर मस्ट बी अ माइंड एट फॉल्ट बिफोर देयर कैन बी अ क्राइम। ये तो हमने जनरल पढ़ लिया, मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करता हूं, है ना। एक बार वापस से जो लिखा है वो देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। सबसे पहले बोला है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब क्या होता है, तो बोले गिल्टी माइंड होता है, बैड इंटेंशन होता है, ठीक है। फिर ये क्या बोला है कि बोले कोई भी एक्ट अपने आप में ऑफेंस नहीं होता है अनलेस वो गिल्टी इंटेंशन के साथ किया जाए, गिल्टी इंटेंशन का होना जरूरी है। फिर क्या बोलता है ये, बोले देयर मस्ट बी अ माइंड एट फॉल्ट बिफोर देयर कैन बी अ क्राइम। कि क्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए, क्रिमिनल माइंड का होना जरूरी है। क्राइम होने के लिए क्या होना जरूरी है, बोले क्रिमिनल माइंड का होना जरूरी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं, है ना। देखें इनका ये कहना पड़ रहा है कि कोई भी एक्ट, जैसे हमने पढ़ा था ऑफेंस की डेफिनेशन, तो ऑफेंस मतलब क्या पढ़ा था हमने, एक्ट या ओमिशन। अब हमने क्या बोला था, हर एक्ट क्या नहीं होता है, ऑफेंस नहीं होता है, रॉन्गफुल एक्ट ही ऑफेंस होते हैं। बोले रॉन्गफुल एक्ट मतलब क्या, तो बोले जिनके लिए पनिशमेंट बताया गया हो किसी भी एक्ट के अंदर, वो रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी रिलेशनशिप में ये क्या बोल रहे हैं, अब मान लो रॉन्गफुल एक्ट हो गया, गलत काम हो गया, तो क्या आईपीसी के अंदर सजा मिल जाएगी, तो बोले तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो काम इंटेंशनली नहीं किया जाए। लॉ का ये मानना है इंसान सब अच्छे होते हैं, बस उनकी सोच सही और गलत होती है। इंसान की जो थॉट प्रोसेस होती है, थिंकिंग होती है, मेंटेलिटी होती है, उसकी जो सोच होती है, वही उसे बड़ा बनाती है, वही उसे छोटा बनाती है। कैसे, जैसे कसाब का नाम सुना आपने, टूरिस्ट था, इंडिया घूमने आया था, तो जैसे कसाब है, अब कसाब आया यहां, उनने लाखों लोग, हजारों लोगों को मार दिया, सैकड़ों लोगों को मारा उसने इंडिया के अंदर, है ना। तो था तो वो भी आपके और मेरे जैसा इंसान ना, बट उसकी थिंकिंग अलग थी, उसकी थॉट अलग थी। आप समझे मेरी बात। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी है, दोनों हैं तो पॉलिटिशियन ना, बट एक बहुत ऊंची पोजीशन पर है, दूसरा उसके आसपास भी नहीं है। क्यों, दोनों की थिंकिंग अलग है, दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है। तो एक पर्सन के जो थॉट्स होते हैं वही उसे बहुत बड़ा बना सकते हैं, वही उसे डुबो भी सकते हैं। तो जो कुछ होता है आपका माइंड होता है। अब कसाब को इस तरह से ट्रेन किया गया, उसका माइंड इस तरह से सेट कर दिया गया कि उसने लोगों को मारना चालू कर दिया, बट है तो वो इंसान ना, उसका भी आपके और मेरी तरह शरीर था ना, हाथ पांव थे ना, सब कुछ था ना। तो इनका यही कहने का मतलब होता है इंसान गलत नहीं होता है, ये यही कहना चाह रहे हैं ह्यूमन बीइंग गलत नहीं होता है, गलत होता है उसका माइंड, जो उसे गलत सोचने पर मजबूर करता है, जो उसे गलत काम करने पर मजबूर करता है। तो जब तक आपका इंटेंशन गलत नहीं है, जब तक आपका इंटेंशन गलत नहीं है, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि आपने क्या किया है, क्राइम। आप समझे मेरी बात। जब तक आपका इंटेंशन गलत नहीं है तब तक आपसे भले रॉन्गफुल एक्ट भी हो जाए, उसे क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे शर्मा जी हैं, है ना। अब शर्मा जी कार लेकर निकले, शर्मा जी निकले गड्डी लेकर, रास्ते में सड़क पर क्या आया, मोड़ आया, वहां पर वो मुड़ गए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मालूम पड़ा एक बच्चा दौड़ते हुए आया एकदम रोड पे। अब उसे बचाने के चक्कर में शर्मा जी ने एकदम से गाड़ी टर्न कराई, पड़ोस में से वर्मा जी जा रहे थे, उड़ा दिया उनको। क्या शर्मा जी से एक्ट हुआ? हाँ। क्या ये रॉन्गफुल एक्ट है? हाँ। बट क्या शर्मा जी का इंटेंशन था कि वो वर्मा जी को हार्म पहुंचाए? ये छोड़ो, उनका जनरल इंटेंशन भी था क्या कि वो किसी को भी हार्म पहुंचाए?
क्या उनका जनरल इंटेंशन भी था क्या कि वो किसी को भी हार्म पहुंचाए? नहीं, उनका जनरल इंटेंशन भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि वो गाड़ी बहुत रश ड्राइविंग कर रहे थे, एकदम पी के गाड़ी चला रहे थे, नहीं, वो बिल्कुल सही जा रहे थे। बट ऑल ऑफ सडन सिचुएशन ऐसी हुई कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उन्हें गाड़ी टर्न करवानी पड़ी ऑल ऑफ सडन, और पड़ोस में जो वर्मा जी जा रहे थे उनको उड़ा दिया। अब एक्ट तो हुआ है, गलत तो हो गया है, वर्मा जी को नुकसान भी पहुंचा है, बट क्या शर्मा जी का इंटेंशन था वर्मा जी को नुकसान पहुंचाना? इवन शर्मा जी का इंटेंशन किसी को भी नुकसान पहुंचाना था क्या? नहीं था। जब उनका इंटेंशन था ही नहीं किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाना, तो वो गिल्टी माइंड नहीं है। गिल्टी माइंड नहीं है मतलब उनका बैड इंटेंशन नहीं है, उनकी भावना गलत नहीं है। भावनाएं दो तरह से होती है, अच्छी वाली और बुरी वाली। अच्छी वाली मतलब गुड फेथ, बुरी वाली मतलब बैड फेथ। अच्छी वाली मतलब गुड इंटेंशन, बुरी वाली मतलब बैड इंटेंशन। तो क्या उनका इंटेंशन गलत था? नहीं, बट फिर भी उनसे क्या हुआ? एक्ट तो हो गया, रॉन्गफुल एक्ट भी हो गया, और एक्सीडेंट के लिए तो यार पनिशमेंट भी है यार। बोले हाँ, तो बोले ठीक है, उन्हें सजा मिल सकती है, बट उतनी नहीं मिलेगी, या हो सकता है उन्हें सजा भी ना मिले। क्यों? वो प्रूव कर दे मेरा बैड इंटेंशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्ट को फाइनली हम क्राइम तभी मानेंगे, किसी भी एक्ट को फाइनली हम क्राइम तभी मानेंगे जब वो बैड इंटेंशन से किया जाए। यहां उनका इंटेंशन ही गलत नहीं है। ये समझ में आया? जैसे मान लो अनिल कपूर है ना। अब अनिल कपूर है, एक मूवी आई थी माय वाइफ्स मर्डर, अगर आपने देखी हो तो एक सिंपल उसकी स्टोरी सुनाता हूं। अब अनिल कपूर था उसके अंदर, ये सीधा साधा सा एक सेल्समैन रहता है ना। अब होता क्या है कि इसकी बीवी बहुत तेज रहती है, दिन भर चक्कर चक्कर करती रहती है, पैसों को लेकर उसको कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तुम कमाते नहीं हो, ये नहीं हो, कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। ये सीधा साधा सा रहता है, सुन लेता है, चुप रहता है, कभी कुछ नहीं बोलता उसको, है ना। अब क्या हुआ, अब एक दिन ऑफिस में भी कुछ खटर पटर चल रही थी, बॉस ने भी बुरी तरह से झाड़ दिया, दिन उसका वैसे अच्छा नहीं था। घर आया, बीबी चालू हो गई, बीबी चालू हो गई, इसको पता नहीं क्या सूझा, इसने उठा के जोर से लपड़ मार दिया बीबी को। अब जैसा मूवी में होता ना, लपड़ मारा तो वो घूमती 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 गई और उसका जो नेक है वो बैठ के हेड से टकराया, उसका जो नेक है वो बैठ के हेड से टकराया, नेक टूट गया, खेल खत्म, बीबी मर गई। क्या अनिल कपूर का इंटेंशन था उसका मर्डर करने का? क्या अनिल कपूर ये चाहता था कि वो मर जाए? ये अनिल कपूर ने जो उसको लपड़ मारा था, क्या उसके माइंड में ये था कि एक लपड़ से मर जाएगा? अब अनिल कपूर है कि सनी देओल है? 2.5 किलो का हाथ तो नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब अगले का इंटेंशन नहीं था बट लपड़ मारा, मतलब हम तो पहुंचाना चाहता था ना, मतलब उसने वायलेंस तो किया है ना, उसने फिजिकल नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो की है ना, तो उसकी उसे सजा मिलेगी, उसे डोमेस्टिक वायलेंस की सजा मिल सकती है, क्योंकि उसने उसे मारने के लिए हाथ तो उठाया, एक्ट तो किया, बट हां उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो उसका क्या कर दे, मर्डर कर दे। बट वो एक्सीडेंट था, हो गया, नहीं करा उसने, इंटेंशन भी नहीं था उसका कभी भी। तो यहां सामने वाले से ऑफेंस तो हुआ, उसे पनिशमेंट तो मिलेगा, बट उतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलेगा जितना एक्चुअली मर्डरर को मिलना चाहिए। आप समझे मेरी बात? तो क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा प्रिजम्पशन, क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा प्रिजम्पशन यही होता है। बोले क्या? गिल्टी माइंड। क्रिमिनल लॉ यही बोलता है कोई भी एक्ट अपने आप में ऑफेंस नहीं होता है जब तक कि वो इंटेंशनली न किया जाए, जब तक कि वो क्रिमिनल माइंड से न किया जाए। ठीक है? तो इंसान का जो माइंड होता है वो उसे महान बना सकता है, वो उसे गुनहगार बना सकता है, कुछ भी करवा सकता है। ये चीज आई समझ में? नेक्स्ट अपने को डेफिनेशन दी है बेल की। नेक्स्ट अपने को डेफिनेशन दी है बेल की, है ना। पहले बेल मतलब क्या? तो पहले बेल का सिंपल मीनिंग लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कोई ऑफेंडर होता है, जैसे कोई ऑफेंडर होता है जिसे पुलिस ऑफिसर ने क्या किया है, अरेस्ट कर लिया है। कोई ऑफेंडर है जिसे पुलिस ऑफिसर ने क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। अब उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस चलेगा, फाइनली उसे सजा तो कौन देगा? कोर्ट देगा। फाइनली उसे सजाएगा कौन? तो बोले कोर्ट सजाएगा, कोर्ट सजा देगा।
है ना। बट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेगी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, court will determine whether that person is actually guilty or not, whether that person has actually committed any offense or not. तो तब तक क्या उसको जेल के अंदर रखें, तब तक क्या उसको बंद करके रखें? 10 साल उसका मालूम पड़ा केस चला और उसकी टोटल सजा 2 साल की होती, अगर उसे सजा दे देते तो फिर क्या करते हैं? बेल के प्रोविजंस होते हैं। काय के प्रोविजंस होते हैं? बेल के। बोले क्या? तो बोले कोई पर्सन आएगा और उस ऑफेंडर की क्या करवाएगा? बेल करवाएगा। बोले ऑफेंडर की बेल करवाएगा मतलब वो पुलिस ऑफिसर को बोलेगा आप इसे अपनी कस्टडी से छोड़ दो, आपने इसे अरेस्ट करके रखा है ना, आपने इसे बंद करके रखा है ना, आप इसे अपनी कस्टडी से छोड़ दो, आप इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, मैं इसका श्योरिटी हूं, ये कहीं नहीं जाएगा। जब आपको इसकी जरूरत होगी कोर्ट में या थाने में, मैं इसे लेकर आऊंगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, मैं इसका श्योरिटी हूं, मैं इसका गारंटर हूं। ये व्यक्ति जो गारंटी दे रहा है, इसे एक तरह से कहा जाता है बेल। बेल मीन्स व्हाट? बोले रिलीजिंग अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। बेल मीन्स व्हाट? रिलीजिंग अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड एंट्रस्टिंग हिम टू द कस्टडी ऑफ प्राइवेट पर्सन हु इज गिविंग हिज गारंटी या श्योरिटी। तो समझ में आया कि एक व्यक्ति जो पुलिस की कस्टडी में है, एक व्यक्ति जो जेल के अंदर है, उसकी बेल होना मतलब हम पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं इसे मेरे हवाले कर दो, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, ये कहीं नहीं जाएगा और जब जरूरत होगी मैं लेकर आऊंगा। फिर जब आप बेल करवाते हो ना किसी पर्सन की, तो एक मिनिमम अमाउंट जो बॉन्ड का अमाउंट होता है या बेल का जो अमाउंट होता है 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, केस टू केस डिफर करता है, उतना पैसा आपको बेल के रूप में जमा करना पड़ता है, बॉन्ड के रूप में जमा करना पड़ता है ना। एंड अगर वो व्यक्ति भाग गया, वो व्यक्ति बुलाने पर नहीं आया, तो जिस पर्सन ने बेल दी थी वो बेल का जो अमाउंट है उसका क्या हो जाएगा? फॉरफिट हो जाएगा। जैसे किसी ऑफेंडर की मैंने बेल करवाई, बेल का अमाउंट था 5,000, तो मैंने 5,000 रुपए का बॉन्ड बनाकर उसके पास जमा कर दिया थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर। तो फिर कोर्ट उस व्यक्ति को बोल देगा, बोले ठीक है प्रोसीडिंग्स तो चल रही है, अभी फाइनल तो हुआ नहीं है, ऑफेंडर है, तो आप इसे क्या कर दो? रिलीज कर दो। तो फिर उसे रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। देन फिर क्या होगा कि अगर मान लो जब कोर्ट में डेट लग रही है, कोर्ट में तारीख है, कोर्ट में उसे आना था और वो नहीं आता है, भाग जाता है, तो जो गारंटी मैंने दी थी, जो 5,000 रुपए का बॉन्ड मैंने भरा था, वो 5,000 क्या हो जाएंगे? फॉरफिट हो जाएंगे, मेरा पैसा गया। बड़े बड़े केसेस में 2-2, 2.5 लाख रुपए की बेल मिलती है, मुचलका भी बोला जाता है इसे। आपको समझ में आया बेल का मतलब? अब बेल जो है बेटा वो 2 तरह की होती है। बेल जो होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी बेल होती है, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। बेल जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो क्या होती है हमारी ऑर्डिनरी बेल होती है, दूसरी क्या होती है हमारी एंटीसिपेटरी बेल होती है। बोले दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बोले बता देता हूं मैं आपको, है ना। पहला ऑर्डिनरी बेल तो तब होती है व्हेन अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड ही इज बिहाइंड द बार्स, ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, वो जेल के अंदर है, वो सलाखों के पीछे है, पुलिस कस्टडी में है, तो हम गए, हमने बोला हम इसकी बेल दे रहे हैं। आपने मूवीज में देखा होगा ना कि एक ऑफेंडर जब जेल के अंदर होता है, वो थानेदार आता है या हवलदार आता है, वो डंडा मार के बोलता है चल बे उठ, तेरी बेल हो गई है। बेल हो गई मतलब कोई आ गया तेरा फ्रेंड या तेरा रिलेटिव, बेल कोई भी दे सकता है, फ्रेंड, रिलेटिव, अननोन पर्सन भी बेल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, वो पैसे आपको उतने पैसे का बॉन्ड देना पड़ेगा जितने की बेल आप दे रहे हो, है ना। तो फिर वो बेल पर उसे छोड़ देते हैं, वो ऑर्डिनरी बेल है। एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल मतलब बेल इन एडवांस। एंटीसिपेटरी बेल मीन्स व्हाट? बेल इन एडवांस। बोले बेल इन एडवांस मतलब क्या? तो बोले अभी एक पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी एक पर्सन जेल नहीं गया है, बट उसे एक्सपेक्टेड है
कि कभी भी पुलिस आएगी उसे पकड़ लेगी। बोले क्यों? कुछ कुकर्म करके आया होगा, कुछ गलत काम करके आया होगा, और अभी तक पुलिस ऑफिसर ने उसे पकड़ा नहीं है, बट उसे मालूम है कि उसे क्या किया जा सकता है, अरेस्ट। ही कैन बी अरेस्टेड एट एनी टाइम बाय द पुलिस ऑफिसर। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, शर्मा जी गाड़ी लेकर जा रहे थे, अब बच्चा भाग के आया, वर्मा जी को उड़ा दिया, वो तो भाग के आ गए डर के मारे, गाड़ी देखी, वहां रोकी भी नहीं गाड़ी उन्होंने। अब किसी ने उनका नंबर देख लिया और उठाकर पुलिस वाले को बता दिया। उनको भी मालूम है कि अब उनकी कोई ना कोई इंटीमेशन पुलिस वाले को दे देगा। अब उनको भी मालूम है यार गलती तो हो गई है, अब प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा, अब ये तो उठाकर जेल में डाल देगा। तो अभी तक वो अरेस्ट हुए नहीं है, बट वो एडवांस में क्या मांग सकते हैं, बेल। वो एडवांस में बेल लेने के लिए जाएंगे किसके पास, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास। एंटीसिपेटरी बेल हर कोई कोर्ट इशू नहीं कर सकता है, इट कैन बी इशूड ओनली बाय कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन क्या होते हैं, हाई कोर्ट क्या होते हैं, सब बताऊंगा इस चैप्टर में आगे, है ना। तो बोले वही दे सकते हैं। तो हम उनके पास जाकर क्या बोलेंगे, यार बोले कि ये गलती हो गई है, ऐसा लग रहा है पुलिस ऑफिसर पकड़ लेगा और आप हमें एडवांस में क्या प्रोवाइड कर दो, बेल। तो फिर उसे बेल प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर कोर्ट को लगेगा तो उसे क्या मिली, एडवांस में बेल। क्या मिली उसे, एडवांस में बेल। एडवांस मतलब अभी तक वो सलाखों के पीछे नहीं गया था, अभी तक पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट नहीं किया था, उसके पहले ही उसे क्या मिल गई, बेल मिल गई। और ये बेल कहलाती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल पहली लाइन में बोलोगे, बेल इन एडवांस। बेल इन एडवांस मतलब समझ में आया ना, कि एक पर्सन have not been arrested yet, but he apprehends, expects that he can be arrested at any time. क्यों? अब कुछ जो गोली खिलाया हो तो तेरे को ही मालूम है ना, तू क्या करके आया है। बोले ठीक है यार, उठा सकते हैं, है ना। तो लिखा है, इट इज ग्रांटेड टू अ पर्सन हु एप्रीहेंड्स अरेस्ट बट नॉट येट बीन अरेस्टेड। उसे लगता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, बट अभी तक किया नहीं है ना। तो अगर किसी भी पर्सन को ये बिलीव है कि उसे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी ऑफेंस के अंदर, है ना, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। ऑर्डिनरी बेल जो है ना बेटा, वो तो कोई सा भी कोर्ट दे सकता है। ऑर्डिनरी बेल जो है ना, वो कोई सा भी कोर्ट दे सकता है, बट जो कौन सी बेल है, एंटीसिपेटरी बेल है ना, वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ही दे सकता है ना। एक पर्सन जेल में ऑलरेडी है, उसकी बेल करवानी है, तो उसकी बेल तो कोई सा भी कोर्ट दे सकता है ना। बट अभी तक एक पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है, उसकी एडवांस में बेल चाहिए, वो एडवांस में बेल क्या होगी, कौन देगा, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। जैसे विजय माल्या, है ना। अब विजय माल्या का नाम सुना ना, अब उसने घोटाला किया या उसने बैंक का पैसा नहीं दिया, और उसे लग गया कि बैंक वाले कभी भी वारंट इशू करवाकर उसे पकड़ने आ जाएंगे, तो वो पहले से बेल लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर जब पुलिस वाला आएगा तो उसको बेल के पेपर दिखा देगा, वो ये देख एंटीसिपेटरी बेल, निकल ले यहां से, पुलिस वाला पकड़ नहीं पाएगा। मूवीज में आपने देखा हो तो ऐसे ही बताते हैं, कई बार जो विलेन होता है वो वेट करता रहता है, पुलिस ऑफिसर आता तो बोलता आओ तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं, ये लो एंटीसिपेटरी बेल, मुंह पे मार देते हैं पुलिस वाले के, बोले निकल ले, अरेस्ट नहीं कर सकता तू मेरे को, मेरे पास पहले से ही बेल है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बेल होती है एंड क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल। ऑर्डिनरी बेल कैन बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, उस ऑफेंस के ऊपर जिस ऑफेंस के लिए बेल देना है, बट एंटीसिपेटरी बेल कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। जब कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देता है तो बेल देते समय कोर्ट इन चीजों को, इन रिस्ट्रिक्शंस को लगा देता है ना। जैसे क्या बोला है, सबसे पहले बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर जब भी इंट्रोगेट करना चाहेगा, पुलिस ऑफिसर जब भी क्रॉस क्वेश्चन आपको करना चाहेगा, पुलिस ऑफिसर जब भी आपको बुलाकर आपसे पूछताछ करना चाहेगा, आप अवेलेबल रहोगे। फिर क्या, आप विटनेस को, गवाहों को डराओगे धमकाओगे नहीं। भाई जो पर्सन आपके अगेंस्ट गवाही दे सकते हैं, आप उन्हें डराओगे धमकाओगे नहीं। ठीक है, एंड लास्ट आप बिना कोर्ट की परमिशन के इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते हो। आप बिना कोर्ट की परमिशन के इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते हो। तो वाइल ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल, कोर्ट पुट्स सम कंडीशन। वेरी फर्स्ट इज यू विल बी अवेलेबल फॉर इंट्रोगेशन बाय पुलिस ऑफिसर एट एनी टाइम। सेकंड में विल नॉट थ्रेटन दी विटनेस, गवाहों को डराओगे धमकाओगे नहीं आप। एंड तीसरा, यू विल नॉट लीव द कंट्री विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमें दिया है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट हमें क्या दिया है बेटा? बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक, तो सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल मिल जाएगी, ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल मिल जाएगी बेलेबल ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल नहीं मिलेगी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सीधा सा कॉन्सेप्ट। बेलेबल मतलब बेल इज अवेलेबल, नॉन बेलेबल मतलब बेल इज नॉट अवेलेबल। अगर बेल अवेलेबल है तो आपको पुलिस कस्टडी से छोड़ दिया जाएगा, बट अगर बेल अवेलेबल नहीं है तो आपको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। आप समझे मेरी बात? अब इस चीज को समझें, बोले हर केस में बेल मिल जाएगी क्या? अगर हर केस में, हर ऑफेंस में बेल मिल जाए तो पैसे वाला कभी जेल ही नहीं जाएगा। आप समझे मेरी बात? अगर हर केस में बेल मिल जाएगी तो पैसे वाला तो कभी जेल जाएगा ही नहीं। अगर उसे पकड़ना है वो सीधे से पैसा देगा और क्या ले लेगा? बेल ले लेगा। आप समझे मेरी बात? अगर पैसे से हमेशा जेल से छूट जाते तो सलमान खान जेल जाता ही नहीं, संजय दत्त जेल जाता ही नहीं। ये बड़े बड़े नेता जो इतने बड़े बड़े स्कैंडल कर देते हैं, करप्शन करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, लालू प्रसाद यादव जेल जाता ही नहीं कभी। क्यों? जेल गए, बेल ले ली? बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हर केस में बेल नहीं मिलती है। जिन ऑफेंसेस के केस में बेल मिल जाएगी बेलेबल ऑफेंस हो गए, जिन ऑफेंसेस के केस में बेल नहीं मिलेगी नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गए। सिंपल सा कंसेप्ट। अब मुझे एक बात बताओ, कौन से ऑफेंस के केस में बेल मिलना चाहिए? जो बहुत सीरियस नेचर का है या सीरियस नेचर का नहीं है? रिपीटिंग, क्या कौन से ऑफेंस के केस में बेल मिलना चाहिए? जो बहुत सीरियस नेचर का है या सीरियस नेचर का नहीं है? किसके केस में बेल मिलना चाहिए? आप बताओ, खुद बताओ मुझे। बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसे केस में बेल मिलना चाहिए जो सीरियस नेचर के नहीं है, जो नॉन सीरियस नेचर के हैं। बट जो सीरियस नेचर के हैं उनके केस में बेल दे देंगे क्या? नहीं। अबे कसाब को बेल मिली थी क्या? नहीं। कोई आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उसे पकड़ लो आप और बोले मेरी बेल, तो उसको बेल दे दोगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप समझे मेरी बात? तो जो सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है, जो सीरियस नेचर का ऑफेंस होता है, नॉर्मली उसमें बेल नहीं मिलती। नॉर्मली बोल रहा हूं बेटा मैं, है ना? बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब बेल नहीं दी जाती है, अदरवाइज बेल लेना भी फंडामेंटल राइट है। एक एक्यूज्ड का, एक दोषी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि उसे क्या ग्रांट की जाए? बेल। अगर लॉ में परमिटेड है तो उसे बेल मिलना चाहिए। ठीक है, तो समझे, अगर ऑफेंस सीरियस नेचर का है ना तो ऑब्वियसली बेल नहीं मिलेगी, बट नॉन सीरियस नेचर का है ना, छोटा मोटा ऑफेंस है ना, तो बेल दे देंगे ना यार। अब बोले मालूम कैसे पड़ेगा यार कि ये सीरियस नेचर का है या नॉन सीरियस नेचर का है? कहां से देखें? तो बोले इसके लिए आप चेक करो शेड्यूल फर्स्ट, है ना? जो सीआरपीसी है उसका जो शेड्यूल फर्स्ट है, जो सीआरपीसी है उसका जो शेड्यूल फर्स्ट है। शेड्यूल मतलब होता है बेटा लिस्ट, है ना? शेड्यूल मतलब क्या होता है? लिस्ट। तो जो शेड्यूल के अंदर ऑफेंसेस बताए गए हैं, जो शेड्यूल के अंदर ऑफेंसेस बताए गए हैं कि भाई इनके केस में क्या मिल जाएगी? बेल, तो उनके केस में आपको क्या मिल जाएगी? बेल मिल जाएगी। तो शेड्यूल मतलब क्या बोला मैंने आपको? लिस्ट होती है। तो एक्ट के साथ जो शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल के अंदर जैसा बताया था उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिल जाएगी? बेल। समझ में आया? तो हमने देखा कि बेल के पर्पस से ऑफेंस कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए। एक तो क्या हो गया? बेलेबल हो गया, दूसरा क्या हो गया? नॉन बेलेबल हो गया, है ना? बेलेबल में क्या मिल जाएगी? बेल मिल जाएगी। नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलेगी। जो नॉन सीरियस नेचर के होते हैं उसमें नॉर्मली बेल मिल जाती है, बट जो सीरियस नेचर के होते हैं उसमें बेल नहीं मिलती है। इन सब का डिस्क्रिप्शन कहां मिलेगा? तो बोले फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को फर्स्ट शेड्यूल का नॉलेज होना चाहिए। उसमें लिखा है कि कौन से ऑफेंस में बेल मिलती है और कौन से ऑफेंस के अंदर बेल नहीं मिलती है। तो
रिपीट करेंगे, मैंने अभी बोला ना, आपको अभी समझाया ना, आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे आपको उतने जल्दी से और उतने अच्छे से याद होगा। तो हम रिपीट करते हैं। हमने क्या बोला, बेल के पर्पज से ऑफेंस कितने तरह के हो गए, दो, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल मतलब क्या, बेल मिल जाएगी। नॉन बेलेबल मतलब क्या, बेल नहीं मिलेगी। जो सीरियस नेचर का होता है उसमें बेल नहीं मिलती है, तो वो कैसा हो गया, नॉन बेलेबल। जो नॉन सीरियस नेचर का होता है उसमें बेल मिलती है, तो बोले वो कैसे हो गया, बोले बेलेबल हो गया। बोले इनकी डिटेल कहां मिलेगी, बोले शेड्यूल फर्स्ट के अंदर मिलेगी। तो ये डेफिनेशन है, मींस एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन शेड्यूल फर्स्ट, या किसी दूसरे लॉ के हिसाब से जिस लॉ में ऑफेंस हुआ है, जिस लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट का कोई ऑफेंस हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट का कोई ऑफेंस हुआ, तो फिर कंपनीज एक्ट में अगर बताया था कि इस ऑफेंस के लिए बेल मिलेगी तो वो बेलेबल। कंपनीज एक्ट में बोला था कि ऑफेंस के लिए बेल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जैसे इनकम टैक्स एक्ट का कोई ऑफेंस हुआ है ना, ये वर्ड का मतलब समझाया था ना मैंने, क्या, एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी जब, समझाया था ना, तो बस वही दिया है कि जो भी लॉ है जो उस समय एग्जिस्टिंग था, एप्लीकेबल था, जिस समय क्या आया था, ये लॉ आया था, सीधी सीधी ये एक्ट हुआ था, ऑफेंस हुआ था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चल नेक्स्ट, कॉग्निजेबल। नेक्स्ट हमें दिया है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई ऑफेंस हुआ है, सबसे पहले अगर क्या होता है, कोई ऑफेंस होता है ना, तो फिर जो पुलिस ऑफिसर रहता है, पुलिस ऑफिसर जो रहता है वो अरेस्ट कर लेगा किस पर्सन को, बोले ऑफेंडर को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले अगर कोई ऑफेंस हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, बोले ऑफेंडर को अरेस्ट कर लेगा यार, है ना। अब क्या पुलिस ऑफिसर को किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, क्या पुलिस ऑफिसर को किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए परमिशन चाहिए, क्या स्पेशल अथॉरिटी चाहिए, क्या लीगल टर्म में बोले वारंट चाहिए, क्या? वापस से, पुलिस ऑफिसर अगर ऑफेंडर को अरेस्ट करना चाहता है, पुलिस ऑफिसर अगर ऑफेंडर को अरेस्ट करना चाहता है, तो क्या इसके लिए पुलिस ऑफिसर को स्पेशल अथॉरिटी चाहिए, क्या इसके लिए पुलिस ऑफिसर को किसी की परमिशन चाहिए? लीगल वर्ड में बोले तो क्या पुलिस ऑफिसर को इसके लिए वारंट चाहिए? वारंट क्या होता है, स्पेशल अथॉरिटी होती है, परमिशन होता है। वारंट क्या होता है, बोले स्पेशल अथॉरिटी होती है, परमिशन होती है, जो कि सुपीरियर हायर अथॉरिटी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। किसके फेवर में, पुलिस ऑफिसर के फेवर में। तो भैया इस व्यक्ति को जाकर क्या कर लो, उठा लो, ठीक है। फिर समझना, अगर एक पर्सन ने ऑफेंस किया है, अब ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर उसे क्या करेगा, अरेस्ट करेगा। तो पुलिस ऑफिसर किसी ऑफेंडर को अगर अरेस्ट करना चाहता है, पुलिस ऑफिसर अगर किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करना चाहता है, तो अरेस्ट करने का पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, अरेस्ट करने के लिए कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, या उसे किसी की परमिशन चाहिए। उस परमिशन को लीगली क्या बोला जाता है, वारंट। तो बोले अगर ऑफेंस ऐसा है, ऑफेंस अगर ऐसा है कि पुलिस ऑफिसर को वारंट या परमिशन चाहिए, परमिशन नहीं चाहिए, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, तो फिर ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बट अगर पुलिस ऑफिसर को क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, तो ऑफेंस कैसा है, बोले नॉन कॉग्निजेबल। बहुत होश-पोश हो गया, फिर से लेते हैं, है ना। चले देखें क्या बोला है, हमने बोला ऑफेंस हुआ, है ना। अब कौन आएगा, बोले पुलिस ऑफिसर आएगा। पुलिस ऑफिसर आकर क्या करेगा, बोले अरेस्ट करेगा। किसको करेगा, बोले ऑफेंडर को करेगा। ऑफेंडर कौन, बोले जिसने ऑफेंस किया है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर को किसी को भी अरेस्ट करने के लिए परमिशन रिक्वायर्ड होती है क्या, उसे स्पेशल अथॉरिटी चाहिए क्या, लीगली अगर बोलें तो उसे वारंट चाहिए क्या। तो अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी पर्सन को कैसे, विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन
क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, तो वो ऑफेंस क्या कहलाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट अगर वो विथ वारंट ही अरेस्ट कर पाएगा, वो अगर विथ वारंट ही क्या कर पाएगा, अरेस्ट कर पाएगा, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है, तो वो ऑफेंस कैसा कहलाएगा, नॉन कॉग्निजेबल। वापस से लेते हैं, है ना। हमने क्या बोला, सबसे पहले ऑफेंस होगा ना, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ऑफेंस, क्योंकि जब तक ऑफेंस नहीं होगा सीआरपीसी लगेगा ही नहीं। अब ऑफेंस हुआ है तो पुलिस ऑफिसर का रोल है, वो पिक्चर में आएगा, वो क्या करेगा, अरेस्ट करेगा, किसको जाकर, ऑफेंडर को जाकर। ये चीज आई समझ में। अब किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए क्या पुलिस ऑफिसर को किसी की परमिशन चाहिए, किसी की परमिशन मतलब बोले कोर्ट की या उसकी जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है उनकी परमिशन चाहिए क्या, या बिना परमिशन के भी वो अरेस्ट कर सकता है। आप समझ रहे हो कि मेरी बात। तो बोले ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर को किसी की परमिशन नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ऑफेंडर विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ऑफेंडर विदाउट वारंट, देन वो ऑफेंस क्या कहलाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें ऑफेंडर कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। An offense in which offender can be arrested by police officer without warrant, तो वो ऑफेंस कौन सा ऑफेंस कहलाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट अगर ऑफेंस ऐसा है कि अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को क्या चाहिए, वारंट चाहिए, ऑफेंस ऐसा है कि पुलिस ऑफिसर नीड्स वारंट, वारंट मींस परमिशन फ्रॉम द कोर्ट और सुपीरियर अथॉरिटी, विदाउट वारंट ही कैन नॉट अरेस्ट दैट पर्सन। In that situation, offense will be known as non-cognizable offense. एक चीज आई समझ में, फिर से मेरे साथ रिवाइज करेंगे। बोले कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, बोले कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस, बोलो कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। वेरी गुड, क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, वो भी कैसे, विदाउट वारंट, वो भी कैसे, विदाउट वारंट, तो वो कॉग्निजेबल है। बट अगर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर पाएगा तो वो कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल। अब इसको याद करने का तरीका समझाऊं मैं। हमने बोला था ऑफेंस अगर सीरियस नेचर का होता है, ऑफेंस अगर सीरियस नेचर का होता है तो आप खुद बताओ, पुलिस ऑफिसर ऑफेंस को रोकने के लिए ऑफेंडर को पकड़ेगा या वारंट लेने जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कसाब है ना, अब कसाब लोगों को मार रहा था, ठीक, पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने गया तो कसाब क्या बोलेगा, जाओ पहले वारंट लेकर आओ, तब तक मैं 2-4 को और निपटाता हूं। ऐसा होगा क्या, नहीं ना, पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर पाएगा ना। क्यों अरेस्ट कर पाएगा, क्योंकि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब पुलिस ऑफिसर वहां विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कैसे, बोले यार सीरियस नेचर का ऑफेंस दिख रहा है ना, मैं यहां ऑफेंस होने से रोकूं कि वारंट लेने जाऊं पहले मैं। आप समझे मेरी बात भाई, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर आई शुड स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंस, और जाऊं पहले कोर्ट के अंदर जाऊं और वारंट लेकर आऊं, तब तक वो ऑफेंस करेगा। नहीं समझे, जैसे एक चोर है, अब वो चोरी करके भाग रहा है, पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया तो चोर क्या बोलेगा, जाओ पहले वारंट लेकर आओ, तब तक मैं यही इंतजार करता हूं तुम्हारा। बोलेगा क्या, नहीं ना यार, ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेगा ना, पकड़ लेगा और पकड़ के क्या कर देगा, अंदर। तो ऐसे अगर हर ऑफेंस के केस में, ऐसे अगर हर ऑफेंस के केस में आप पुलिस ऑफिसर को क्या बोलो, जा पहले वारंट लेकर आ, आप पुलिस ऑफिसर को क्या बोलो, जा पहले क्या लेकर आ, वारंट लेकर आ, तो बोले नहीं यार, हर केस में वो पहले जाकर वारंट थोड़ी लेकर आएगा, हर केस में वो पहले जाकर क्या लेकर नहीं आएगा, वारंट लेकर नहीं आएगा। कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें उसे राइट दे दिया है, बोले क्या, उठा ले इसको, अरेस्ट कर ले, अंदर डाल दे इसको, तो को परमिशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी परमिशन दी। बट जो छोटे मोटे ऑफेंस हैं, जो सीरियस नेचर के नहीं हैं, तो उसमें फिर पुलिस ऑफिसर को बोला है, बोले यार तू है ना, फिर ये छोटे मोटे ऑफेंस के लिए ऐसा ना हो कि तो अपने पावर मिसयूज करे,
लोगों को अननेसेसरीली हैरेस करे, तो बोले काम कर, पहले क्या लेकर आना, तू वारंट लेकर आना, परमिशन लेकर आना। ठीक है, तो जिन ऑफेंसेस में वारंट की रिक्वायरमेंट है, विदाउट वारंट आप अरेस्ट नहीं कर सकते, वो नॉन कॉग्निजेबल है। जिसमें विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हो वो कॉग्निजेबल है। अगेन दोनों के बारे में डिटेल कहां दी है, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, शेड्यूल मतलब क्या बताया मैंने, लिस्ट होती है। अब क्या हुआ कि बोले जो बेलेबल ऑफेंस हैं वो भी कहां दिए हैं, शेड्यूल के अंदर, और जो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है वो भी कहां दिए हैं, शेड्यूल के अंदर, है ना। अब आप ही आंसर करना, अभी समझ में आएगा जैसे, है ना, अपने आप से आंसर करना, अपने प्लेस पर बैठे हुए हैं। क्या बोला हमने कि जो सीरियस नेचर का ऑफेंस है, क्या है बेटा, जो सीरियस नेचर का ऑफेंस है, क्या उसमें वारंट की जरूरत होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए। जैसे कसाब सीरियस नेचर का ऑफेंस कर रहा था ना, तो क्या उसे वारंट की जरूरत होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए, बोले नहीं होना चाहिए। तो बोले जो सीरियस नेचर के ऑफेंस हैं वो कैसे होते हैं, तो बोले वो कॉग्निजेबल होते हैं। अब क्या वारंट मिल जाएगा, सॉरी बेल मिल जाएगी, बोले नहीं, तो वो कैसे होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं। आप समझे मेरी बात, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो नॉर्मली कैसा होता है, नॉन बेलेबल, क्योंकि बोथ आर सीरियस इन नेचर। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, तो वो सीरियस नेचर का है, और अगर वो सीरियस नेचर का है तो क्या मिलने वाली नहीं है, बेल मिलने वाली नहीं है। आप समझे मेरी बात। बट ऐसा ऑफेंस जो सीरियस नेचर का नहीं है, उसके लिए जो ऐसा ऑफेंस जो नॉन सीरियस नेचर का है, बहुत ज्यादा सीरियस नेचर का नहीं है, तो उसके लिए पुलिस ऑफिसर को क्या चाहिए, वारंट चाहिए। एंड ऑफेंडर को क्या मिल जाएगी, बेल भी मिल जाएगी। मतलब वो कैसा है, बेलेबल है। तो या तो डायरेक्ट याद रखो, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल होता है, उल्टा कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल होता है। ये समझ में आया। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उल्टा याद कर लो, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल। लॉजिक से याद रखना है तो लॉजिक से याद रखो, सीरियस नेचर का ऑफेंस, जो सीरियस नेचर का है तो पुलिस ऑफिसर को वारंट की जरूरत नहीं। जैसा कसाब, क्या कसाब को बेल मिली थी, नहीं, तो वो नॉन बेलेबल हो गया। जो नॉन सीरियस नेचर के हैं उनमें पुलिस ऑफिसर को क्या चाहिए, तो बोले वारंट चाहिए। और क्या बेल मिल जाएगी, बोले नॉन सीरियस नेचर का तो बेल मिलती है ना। तो जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन बेलेबल होते हैं। जो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल एज वेल एज नॉन बेलेबल होते हैं। बट जो नॉन सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल बट बेलेबल होते हैं। उनमें क्या मिल जाएगी, बोले बेल मिल जाएगी। मस्त, चकाचक। समझ में आई ये चीज आपको, है ना। अब हम जो नोट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, बोले कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वही होता है इन विच पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट इन अकॉर्डेंस विच फर्स्ट शेड्यूल बताया आपको मैंने, या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ये बता दिया आपको मैंने। नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट, कैसे, विदाउट वारंट अरेस्ट ही नहीं कर सकता है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही नीड स्पेशल अथॉरिटी टू अरेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर। ये हो गया। फिर क्या बोला है, कॉग्निजेबल केस अगर है ना। अब अगर एक पर्सन ने एक से ज्यादा कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, अच्छा कॉग्निजेबल केस है, तो हमने बोला था ना इट इज नॉट ऑर्डिनरीली ऑल ऑफ द ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल। चलिए मैं बताता हूं। It may observe that first schedule that non-cognizable are usually bailable and जो cognizable हैं वो कैसे होते हैं, नॉन बेलेबल, जो समझा रहा था मैं आपको, है ना। क्योंकि दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, शेड्यूल के ऊपर, एंड दोनों डिपेंड करते हैं उनकी ग्रेविटी पर, सीरियसनेस पर। आप समझे मेरी बात। चलें, अब जैसे इन्होंने क्या बोला है कि
जैसे रहीम है ना, उसने 10 ऑफेंसेस किए हैं। रहीम हैज कमिटेड 10 ऑफेंसेस, ठीक। अब उसमें से 6 जो हैं वो कॉग्निजेबल हैं, बाकी के 4 जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं, ठीक है। रहीम ने 10 ऑफेंस किए हैं टोटल, उसमें से 6 जो हैं कॉग्निजेबल हैं, या उल्टा कर लो एक बार, उसमें से 4 जो हैं वो कॉग्निजेबल हैं, 6 जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। अब कॉग्निजेबल है इसका मतलब क्या, तो बोले पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल है मतलब क्या, बोले पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसका देखा जाए तो जो मेजोरिटी के ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है, इसके मेजोरिटी के ऑफेंस कैसे हैं, नॉन कॉग्निजेबल। नाउ रहीम हैज कमिटेड 10 ऑफेंसेस, आउट ऑफ विच 6 ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल एंड 4 ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल। वेदर इट कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, क्या इसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, जबकि इसके मेजर ऑफेंस कैसे हैं, नॉन कॉग्निजेबल। बोले हां कर सकते हैं। मैं जो समझा रहा हूं समझना, एक पर्सन ने अगर एक से ज्यादा ऑफेंस किए हैं, एक पर्सन ने अगर एक से ज्यादा ऑफेंस किए हैं, उसमें से भले ही एक ही ऑफेंस कॉग्निजेबल हो, भले उस 10 में से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल होता, नो, मान लो इसने 100 ऑफेंस किए, 99 ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, एक ही ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो भी उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। So, if a person has committed more than one offenses, if a person has committed more than one offenses and out of several offenses, even one offense is cognizable, then too his whole case will be cognizable and that person can be arrested without warrant. हम यहां ये नहीं बोलेंगे इसके 99, मतलब मैंने ये बताने की कोशिश की कि मेजोरिटी के जो उसके ऑफेंस हैं वो कैसे हैं, नॉन कॉग्निजेबल, और इवन एक ऑफेंस उसने कैसा किया है, कॉग्निजेबल, then too he can be arrested without warrant. ये आपकी लास्ट लाइन थी जो ये थी, in order to be cognizable case it would be enough if one or more, not ordinarily all, कि सबके सब नहीं, एक या ज्यादा भी अगर कैसा है कॉग्निजेबल है तो उसका पूरा केस कैसा कहलाएगा, कॉग्निजेबल। आपको समझ में आया क्या क्या बोला मैंने, वापस से क्या बोला है, एक ऑफेंडर का केस कॉग्निजेबल कहलाएगा अगर उसका एक या ज्यादा, जरूरी नहीं सबके सब, एक या ज्यादा ऑफेंस कैसे हैं, कॉग्निजेबल हैं, तो हो जाएगा, ये कर लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है बेटा कंप्लेंट की, है ना। पहले सिंपल लेते हैं, है ना। सिंपल क्या है, बोले सबसे पहले क्या होता है, ऑफेंस। ऑफेंस मतलब क्या हुआ, बोले रॉन्गफुल एक्ट हुआ, जिससे किसी व्यक्ति को क्या पहुंचा है, बोले हार्म पहुंचा है। जिस व्यक्ति को हार्म पहुंचा है उसे क्या चाहिए, रेमेडी चाहिए, रिलीफ चाहिए। रेमेडी लेने के लिए कहां जाएगा, वो कोर्ट जाएगा। कोर्ट जाकर क्या फाइल करेगा, केस फाइल करेगा, ठीक है। सबसे पहले ऑफेंस होता है, जिस व्यक्ति के साथ ऑफेंस हुआ है मतलब उसके साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है। अब अगर उसके साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है मतलब उसे नुकसान पहुंचा है, उसे नुकसान पहुंचा है तो उसे रिलीफ चाहिए, उसे रेमेडी चाहिए, है ना। अब रिलीफ या रेमेडी कौन प्रोवाइड करेगा, तो बोले कोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो कोर्ट में जाकर वो केस फाइल करे, सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं, कोर्ट में जाकर वो केस फाइल करे। अब अगर वो जो केस फाइल किया है वो सीआरपीसी में है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्लेंट। जो केस फाइल किया है वो अगर सीआरपीसी में है तो वो क्या कहलाता है, कंप्लेंट। जो केस फाइल किया है वो सिविल में है, सीपीसी में है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट में है, तो वो कहलाता है प्लेंट। आप समझे, मैंने अभी टेक्निकल बताना चालू नहीं किया, मैं सिंपल बता रहा हूं, पहले सिंपल समझो, एकदम सिंपल से। बोले क्या समझा, बोले सबसे पहले क्या होगा, बोले कोई ऑफेंस होता है
है ना। ऑफेंस मतलब क्या हुआ, बोले कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है। अब जिस व्यक्ति के साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो उसे क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, रेमेडी चाहिए। जैसे शर्मा जी ने एक्सीडेंट कर दिया वर्मा जी के साथ, वर्मा जी को नुकसान पहुंचाए, हार्म पहुंचाए, तो उसे उनकी क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, रेमेडी। रेमेडी दिलाएगा कौन, कोर्ट। तो वर्मा जी को कहां जाना पड़ेगा, कोर्ट। कोर्ट में जाकर वो क्या फाइल करेंगे, केस। जनरल लैंग्वेज के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हम क्या बोलते हैं, कोर्ट के अंदर जाके क्या फाइल करोगे, केस। अब अगर वो केस सीआरपीसी में आपने फाइल किया है, अगर वो केस आपने सीआरपीसी में फाइल किया है तो टेक्निकली इट इज नोन एज कंप्लेंट, लीगली इट इज नोन एज कंप्लेंट। तो सिंपल वर्ड में सीआरपीसी में कंप्लेंट करना मतलब केस फाइल करना। बट अगर वही केस आपने सिविल में फाइल किया है, सीपीसी में फाइल किया है, देन इट विल बी नोन एज प्लेंट। वो क्या कहलाएगा, प्लेंट कहलाएगा, है ना। एंड जो प्लेंट फाइल करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है, जो प्लेंट फाइल करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है, जो कंप्लेंट फाइल करता है वो कंप्लेनेंट कहलाता है। ठीक है, जो केस फाइल करता है, सिविल के अंदर केस फाइल करता है तो सिविल के केस को हम प्लेंट बोलते हैं, क्रिमिनल के केस को हम कंप्लेंट बोलते हैं। तो जो कंप्लेंट कर रहा है वो कंप्लेनेंट है ना, वो जो कंप्लेंट कर रहा है वो कंप्लेनेंट है। एंड जो प्लेंट फाइल कर रहा है वो प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ मतलब कौन, वादी। वादी मतलब जो केस फाइल कर रहा है। वादी मतलब वो नहीं, वो ये हंसी वादियां, वो खुला वादियां, वो वाली वादी नहीं, है ना। वादी मतलब जो केस फाइल कर रहा है। केस को क्या बोलते हैं, वाद बोलते हैं। केस को क्या बोलते हैं, वाद बोलते हैं। कंप्लेंट को क्या बोलते हैं, परिवाद बोलते हैं। ठीक है, मालूम होना चाहिए, जनरली ये टर्म चलती है, मालूम होना चाहिए। हिंदी भी मैंने बता दिया, याद रख लो तो अच्छा है, नॉलेज के लिए कोई बुरा नहीं है ना। तो केस मतलब वाद कहलाता है, कंप्लेंट मतलब परिवाद कहलाता है, परिवादी हो जाता है, कंप्लेनेंट मतलब परिवादी हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल बताया। अब मैं टेक्निकल पे आ रहा हूं, बट एक बार इसको रिकेप करते हैं। हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है, कोई ऑफेंस होता है ना। ऑफेंस मतलब क्या हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, मतलब किसी को क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। जिसको हम पहुंचाया उसे क्या चाहिए, रिलीफ। बोलते जाना मेरे साथ बेटा, जितना ज्यादा मेरे साथ बोलते जाओगे आपका फायदा, मेरा फायदा नहीं है ना। तो उसे क्या चाहिए बेटा, रिलीफ चाहिए। रिलीफ लेने वो कहां जाएगा, तो बोले कोर्ट जाएगा। कोर्ट में क्या फाइल करेगा, बोलो जल्दी से, केस फाइल करेगा। वेरी गुड। अब केस अगर कौन से एक्ट में हुआ है, सीआरपीसी में। केस अगर कौन से एक्ट में हुआ है, सीआरपीसी में, तो वो क्या कहलाता है, कंप्लेंट। और केस अगर कौन से एक्ट में हुआ है, सिविल में। कौन से एक्ट में हुआ है, सिविल में, तो वो क्या कहलाता है, प्लेंट। जिसने क्या फाइल किया है, प्लेंट, वो क्या कहलाता है, प्लेंटिफ। वेरी गुड। और जिसने क्या फाइल की है, कंप्लेंट, वो क्या कहलाता है, कंप्लेनेंट। क्लियर हुआ ये, है ना। अब हम टेक्निकल आते हैं। ये तो मैंने सिंपल बताया कि कंप्लेंट मतलब कोर्ट में केस फाइल कर देना, कौन से एक्ट के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, है ना। अब हम काय पर आ रहे हैं, अब हम टेक्निकल चीजों पर आ रहे हैं, है ना। तो बोले जब एक पर्सन कंप्लेंट फाइल करता है, जब एक पर्सन कंप्लेंट फाइल करता है तो उसका मतलब ये होता है, सिंपल वर्ड में, अगर एक पर्सन केस फाइल कर रहा है तो उसमें ये चीजें होगी, है ना। सबसे पहले होते हैं बेटा एलिगेशंस। एलिगेशंस मतलब होते हैं ब्लेम। ब्लेम मतलब होते हैं आरोप। होता है ना, जैसे छोटे भाई से हमारा झगड़ा हो गया, हमने लप्पड़ लगा दिया और रोते रोते मम्मी या पापा के पास गया। अब वो हमारे अगेंस्ट क्या लगाएगा, आरोप। उसने आरोप लगाया कि इसने मुझे मारा। दैट वॉज एलिगेशंस, है ना। एलिगेशंस वर्ड याद रखना है, लीगल वर्ड है जिसका सिंपल मीनिंग होता है ब्लेम, आरोप लगाना। ठीक है, जैसे शर्मा जी वर्मा जी का एक्सीडेंट हुआ ना, अब वर्मा जी कहां गए, कोर्ट। तो वो वर्मा जी कोर्ट में शर्मा जी के अगेंस्ट आरोप लगाएंगे। क्या आरोप लगाएंगे, ये पीकर गाड़ी चला रहा था या तेज गाड़ी चला रहा था, इसने रश ड्राइविंग की और मेरे साथ एक्सीडेंट किया जिससे मुझे नुकसान हुआ है। अब आप मुझे क्या दिलाओ, रिलीफ। रिलीफ के रूप में क्या दिलाओ, बोले मॉनेटरी कंपनसेशन दिलाओ यार। आप समझे मेरी बात। तो ये एलिगेशंस होता है ना। ये ओरली भी लगा सकते हैं हम, राइटिंग में भी लगा सकते हैं।
कोर्ट के अंदर जब हम केस फाइल करेंगे तो हम एलिगेशंस लगाते हैं। वो एलिगेशंस हम ओरल भी लगा सकते हैं, वो एलिगेशंस हम राइटिंग में भी लगा सकते हैं। ठीक है, राइटिंग में मतलब क्या? तो जब हम केस फाइल करते हैं तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कर रहे हो कोर्ट में, है ना, उसमें राइटिंग के अंदर आपने क्या लगाए हैं? एलिगेशंस। फिर कोर्ट में बेटा प्रोसीडिंग्स चलती है। कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान होता है ना कि वो वकील जो है वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो वहां ओरली भी, वहां पर कैसे ओरली भी क्या लगाए जा सकते हैं? एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज, जब आप कंप्लेंट कर रहे हो तो कंप्लेंट में आप एलिगेशंस लगाते हो। वो एलिगेशंस ओरली भी हो सकते हैं, राइटिंग में भी। ठीक है, फिर एलिगेशंस लगाए जाते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट। एलिगेशंस लगाए जाते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट। वो पर्सन नोन भी हो सकता है, वो पर्सन अननोन भी हो सकता है। जैसे वर्मा जी का एक्सीडेंट हुआ ना, तो वर्मा जी ने कंप्लेंट की किसके अगेंस्ट? शर्मा जी के अगेंस्ट। मतलब वर्मा जी ने एलिगेशंस लगाए किसके अगेंस्ट? शर्मा जी के अगेंस्ट। क्या वो जानते थे शर्मा जी को? हाँ, तो नोन पर्सन। वो तो नहीं जानते थे, तो वो नॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर देंगे। क्या कि मेरा इस डेट पर किसी ने एक्सीडेंट किया है, उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता किसने किया है, तो फिर पुलिस ऑफिसर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखेगा, वहां के लोगों से पूछेगा, हो सकता है किसी ने नंबर देखा हो, फिर नंबर देखने के बाद उस व्यक्ति को ढूंढ के लेकर आएंगे। ये व्यक्ति था, मालूम ही नहीं कौन था। जैसे शर्मा जी हैं, उनके घर में चोरी हुई, किसने की मालूम ही नहीं है, बट चोरी हुई तो कंप्लेंट तो लिखवानी पड़ेगी ना। तो जब चोरी हुई और हम कंप्लेंट लिखवा रहे हैं तो किसके अगेंस्ट? चोर के अगेंस्ट। चोर कौन? मालूम ही नहीं है, अननोन पर्सन है। आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप ढूंढो, आप पकड़ के लेकर आओ उसे। ये चीज आई समझ में? तो जब हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, देन कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट नोन पर्सन और अननोन पर्सन। इफ वी नो हु हैज कमिटेड द ऑफेंस, तो हम उसका नाम बता देंगे। इफ वी डोंट नो तो हम बताएंगे नहीं। आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप ढूंढ के लेकर आओ, मूवीज में दिखाते हैं ना। फिर क्या कंप्लेंट लगाएंगे कि एक व्यक्ति ने क्या किया है? ऑफेंस। क्या कंप्लेंट लगाओगे कि एक पर्सन ने क्या कमिट किया है? ऑफेंस। ऑफेंस समझ में आया था ना कि उसने कोई एक्ट या ओमिशन किया है विच इज पनिशेबल एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। या सेक्शन 20 वाली कंप्लेंट याद करी थी ना अपन ने, है ना। फिर कंप्लेंट हमेशा किसको की जाती है? मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को नहीं। पुलिस ऑफिसर के पास FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कोई ऑफेंस होता है और हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, दैट इज नोन एज FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। डिफरेंस समझना। जब हम कोर्ट में जाकर रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, दैट रिपोर्ट इज नोन एज कंप्लेंट। जब हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? FIR और कंप्लेंट में भी डिफरेंस समझाता हूं मैं, है ना। फिर ये कंप्लेंट देने का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है कि मजिस्ट्रेट एक्शन ले। ये कंप्लेंट करने का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि मजिस्ट्रेट क्या ले? एक्शन। किसके अगेंस्ट? ऑफेंडर के अगेंस्ट ना यार, जिसने ऑफेंस किया है ना। फिर इसमें पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया है। अच्छा, इसमें पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया है। अब पहले यहां तक की कहानी हम रिपीट करते हैं, मेरे साथ रिवाइज करेंगे आप। सबसे पहले क्या बोला है? कंप्लेंट मतलब क्या होता है? बोले एलिगेशंस। कंप्लेंट मतलब क्या होता है? एलिगेशन। जो कैसे लगाए जाते हैं? ओरली या राइटिंग में। कैसे लगा सकते हो आप? ओरली या राइटिंग में। किसके अगेंस्ट? बोलो जल्दी से। एनी पर्सन नोन और अननोन। किसके अगेंस्ट? एनी पर्सन नोन और अननोन। क्या बताते हो उसमें कि उसने क्या किया है? ऑफेंस। कंप्लेंट में क्या बताते हो? उसने क्या किया है? ऑफेंस। कंप्लेंट करने का पर्पस क्या है? तो बोले हमें रिलीफ चाहिए, हमें रेमेडी चाहिए। क्या रिलीफ रेमेडी चाहिए? बोला आप एक्शन लो। क्या लो आप? एक्शन लो। किसके अगेंस्ट? उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने वो ऑफेंस किया है। तो इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। अब बोले पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करते हैं, बोले पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? तो बोले जब हम पुलिस स्टेशन जाकर FIR लिखवाते हैं, जब हम पुलिस स्टेशन जाकर FIR लिखवाते हैं और उस FIR के बेसिस पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट बनाता है, जब हम पुलिस स्टेशन जाकर FIR लिखवाते हैं, जैसे चोरी हुई तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां जाकर क्या लिखवाएंगे? रिपोर्ट। उसे बोलते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
फिर एफआईआर के बेसिस पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, एफआईआर के बेसिस पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा। किसको? मजिस्ट्रेट को। किसको? मजिस्ट्रेट को। वो रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं कहलाती है, वो रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं कहलाती। ये चीज आई समझ में? लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया है, अगर पुलिस रिपोर्ट में किसके बारे में बताया है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया है, तो पुलिस रिपोर्ट भी क्या कहलाएगी? कंप्लेंट। बोले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या? तो बोले पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर ने पुलिस रिपोर्ट दी जिसमें वो क्या बता रहा है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। मतलब वो मजिस्ट्रेट से क्या चाहता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें मैं हेल्पलेस हूं जब तक आप वारंट नहीं दोगे। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें मैं हेल्पलेस हूं जब तक आप वारंट नहीं दोगे। तो फिर मजिस्ट्रेट एक्शन लेता है। क्या एक्शन लेगा? पुलिस ऑफिसर के फेवर में वारंट इशू करेगा। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट में कौन सा ऑफेंस बताया था? कॉग्निजेबल। अगर पुलिस रिपोर्ट में कौन सा ऑफेंस बताया था? कॉग्निजेबल। तो पुलिस ऑफिसर के पास ऑलरेडी पावर है ना, वो मजिस्ट्रेट से कुछ नहीं चाहता है ना। जब वो मजिस्ट्रेट से कुछ चाहता नहीं है तो फिर वो पुलिस रिपोर्ट क्या नहीं कहलाएगी? कंप्लेंट। वापस सिंपल वर्ड में, अगर पुलिस रिपोर्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया है तो वो कंप्लेंट नहीं है। अगर पुलिस रिपोर्ट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया है तो वो कंप्लेंट है। क्यों है? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस ऑफिसर इज हेल्पलेस अनलेस ही इज ऑथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट बाय इशूइंग वारंट। क्लियर हुआ? फिर जनरली कंप्लेंट कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जनरली कंप्लेंट कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बट 3 मैटर, क्या? मैरिज के केस में, डिफेमेशन के केस में और ऑफेंस जो 195 एंड 197 में बताए हैं, वहां हर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता है। वहां वही व्यक्ति कंप्लेंट करेगा जिसको हार्म पहुंचा है। जैसे शर्मा जी ने डिवोर्स दे दिया मिसेस शर्मा को, तो मिसेस शर्मा या शर्मा जी ने पिटाई की मिसेस शर्मा की, तो मिसेस शर्मा कंप्लेंट कर सकती है। शर्मा जी की पिटाई कर दी मिसेस शर्मा ने तो शर्मा जी कंप्लेंट कर सकते हैं, पड़ोसी कंप्लेंट नहीं कर सकता। लेकिन शर्मा जी ने अगर मर्डर कर दिया मिसेस शर्मा का तो पड़ोसी भी कंप्लेंट कर सकता, भले उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। वापस से, ऑफेंस के केस में कोई भी पर्सन कंप्लेंट कर सकता है, भले कोई रिश्ता हो चाहे ना हो। जैसे शर्मा जी रोड पे से जा रहे थे, वर्मा जी ने उनको उड़ा दिया, मैंने देखा, मैं कंप्लेंट कर सकता हूं, भले शर्मा जी वर्मा जी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है। बट मैरिज के केस में, डिफेमेशन के केस में, डिफेमेशन मतलब किसी की इंसल्ट करना, एंड 195 और 197 के जो ऑफेंसेस हैं उन केस में कंप्लेंट वही व्यक्ति करेगा जिसको नुकसान पहुंचाया है, हर कोई नहीं कर सकता है। ये तीनों चीज आगे आएगी, है ना। फिर ये बता दिया मैंने आपको, क्रिमिनल के अंदर कंप्लेंट, सिविल के अंदर क्या कहलाता है? प्लेंट। एंड कंप्लेंट करने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक, प्लेन पेपर के ऊपर कंप्लेंट जाती है, इसका कोई फॉर्म नहीं है कि फॉर्म नंबर 5 में कर दो, फॉर्म नंबर 6 में कर दो, फॉर्म नंबर 25 में कर दो, नथिंग लाइक दैट। क्लियर हुआ ये?